हमारे घर की 15 साला नौकरानी हर साल एक बच्चे को जन्म देती, जबकि उसकी शादी नहीं हुई थी। वो तो अभी तक कुंवारी थी। जब मेरी माँ उससे पूछती कि बताओ ये पाप किसने किया है, तो वो नौकरानी रोते हुए मेरे बाबा पर इल्जाम लगा देती। और जब बाबा से मेरी माँ पूछती तो बाबा कहते ये सब झूठ है, और इस नौकरानी को बहुत डांटते कि तुम किसी का पाप छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हो। तब नौकरानी कहती कि साहब जी सच कह रहे हैं, मैंने उन पर इल्जाम लगाया था। इस बार हमारी नौकरानी फिर से उम्मीद से हुई तो मेरी माँ ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया, क्योंकि वो फिर से मेरे बाबा पर इल्जाम लगाने वाली थी। एक दिन मैं अपने एक दोस्त के साथ उस नौकरानी के घर चली गई, मगर उस नौकरानी की हालत देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो तो आखिरी सांसें ले रही थी। मैं उसे उठाकर अस्पताल ले गई, मगर उस वक्त मेरी आत्मा कांप गई जब डॉक्टर ने पुलिस बुलवाकर, मेरा नाम तानिया है, मैं आज कॉलेज से आई तो हमारी नौकरानी नरगिस की चीखें सुनकर मेरा दिल कांप गया, क्योंकि मेरी माँ उसे धक्के देकर घर से निकाल रही थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और उसे गिरते हुए अपने हाथों से संभाल लिया। माँ किसी बेकसूर पर इस तरह जुल्म करना ये कौन सा कानून है? मैंने अपनी माँ को घूरते हुए उनसे सवाल कर डाला। वो चीखने चिल्लाने लगी कि बस बहुत हो गया, अब मैं इस लड़की को बिल्कुल भी अपने घर में और नहीं रख सकती, क्योंकि इसने आज हद कर दी है। इसने हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिलाने का सोच लिया। कमबख्त ये तो बिल्कुल ही भूल बैठी है, जिस थाली में खाती है उसी में छेद करने चली है। जा निकल जा इस घर से। माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। माँ आखिर इस बेचारी का कसूर क्या है? मैंने माँ को देखते हुए कहा तो वो कहने लगी, बेटा तू नहीं जानती ये लोग कैसे कैसे खेल खेल कर हम अमीरों के सर अपना बोझ डाल देते हैं, और बस तुझे मैं नहीं बता सकती। मैं गुस्सा होकर अपने कमरे में चली गई। उस लड़की का आखिर क्या पाप था, मैं बिल्कुल ही बेखबर थी। मैंने छुपकर माँ और घर के बाकी नौकरों की बातें सुनने की कोशिश की, मगर वो किसी बच्चे का जिक्र कर रहे थे। आखिर क्या बात थी? उस वक्त भी माँ ने मुझे इस बात की भनक तक ना लगने दी थी, और आज भी माँ का व्यवहार वही था। मुझे बहुत फिक्र होने लगी, मगर वो मासूम लड़की तनु ऐसा भी क्या कर सकती थी? मुझे अपने घर के और नौकरों से पूछताछ करनी ही होगी। शायद कोई रास्ता निकल आए ताकि मैं उस लड़की की मदद कर सकूं, क्योंकि वो गरीब अपनी माँ की जगह इस घर में बचपन से ही काम करती आई थी। अगले दिन जब एक नौकरानी मेरे कमरे में आई तो मैंने उसे कहा, सुनो मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। वो नौकरानी कहने लगी, जी छोटी मालकिन बोलिए क्या बात है। मैंने कहा, तुम तो अच्छे से जानती हो मैं अपने माँ बाबा जैसी खड़ूस बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे तुम ये बताओ तनु को इस घर से क्यों निकाला गया है? वो नौकरानी मेरी बातें सुनकर घबराते हुए नजरें चुराने लगी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ मत, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तब वो नौकरानी कहने लगी, छोटी मालकिन तनु ने पहले भी 2 बच्चों को जन्म दिया है, और अब फिर से वो उम्मीद से है, जबकि वो कुंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई है। और बड़ी मालकिन का कहना है कि वो घर के ही किसी नौकर के साथ मुकाला करवा कर आई है। उसकी बात सुनकर मैं चौंक पड़ी और मेरा तो मुंह ही खुला का खुला रह गया था। मैंने उसे कहा कि तुम जाओ और किसी को इस बारे में मत बताना कि मैंने तुमसे तनु के बारे में कोई बात पूछी है। वो नौकरानी तो चली गई, मगर मैं बहुत बेचैन होने लगी थी कि ये सब कैसे हो सकता था। हालांकि मेरी उम्र और उस लड़की की उम्र में 5 साल का फर्क था। वो मुझे दीदी कहकर पुकारती थी। खैर माँ के डर की वजह से मैंने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाया हुआ था। उन दिनों मेरी कॉलेज में एक बहुत ही अच्छे और पढ़े लिखे लड़के से दोस्ती हो गई थी, जो बहुत ही समझदार और अक्लमंद लड़का था। वो हमेशा से ही दुनिया में होने वाले जुल्म और सितम के खिलाफ जब स्पीच करता तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऐसी सोच रखते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती हो गई, और एक दिन जब मैंने उसे न्यूज चैनल पर देखा तो मैं चौंक पड़ी कि ये तो वही लड़का सूरज है। अगली सुबह कॉलेज में मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, अब तो तुम न्यूज चैनल पर भी आने लगे हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। सूरज मुस्कुराते हुए मुझे बताने लगा कि असल में वो चैनल उसके मामा जी का है, और पहले भी कई बार वो उस चैनल पर आया है। सूरज ज्यादातर औरतों के हक पर बात किया करता था, क्योंकि आए दिन अक्सर सूरज का इन जुल्मों सितम के खिलाफ हुए वाक्यों से वास्ता जो पड़ता रहता था। मैं एक दिन कॉलेज से वापस घर लौट रही थी। अचानक मुझे बाजार में नरगिस नजर आई। मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। सोचा कुछ देर इससे बातचीत तो कर लूं। काफी वक्त गुजर गया, मैंने तो उसे पलटकर देखा भी नहीं। आखिर उसके और मेरे बीच बहुत ही अच्छे पल जो गुजरे थे। मैं उसके पीछे चल पड़ी थी। उसको पता नहीं था कि मैं उसके पीछे हूँ। तनु अपने घर में पहुंची तो मुझे बहुत ही हैरानी होने लगी कि इस बेचारी का घर तो इतना छोटा था कि घर में कोई सामान भी नहीं था। सिर्फ 2 चारपाई और थोड़े बर्तन कपड़े भी एक तरफ कोने में बंधे हुए पड़े थे।
ये लोग कैसे जिंदगी का गुजारा करते होंगे, इतनी गर्मी और ऊपर से वो रेंगता हुआ पंखा जो धीरे धीरे चल रहा था। सामने जैसे ही मेरी नज़र उस चारपाई पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई थी। वो शायद उसकी बूढ़ी माँ थी जो लगातार खांसे जा रही थी। जरा देर भी उसे आराम नहीं आ रहा था और तनु उसकी सेवा पानी में लगी हुई थी। कभी उन्हें पानी पिलाती तो कभी उनकी कमर सहलाती हुई नजर आती। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जो कुछ मैं आज देख रही थी यही सच था या जो कुछ उस दिन घर में हुआ वो सच था, क्योंकि उस दिन का मंजर तो कुछ और ही साबित कर रहा था। मगर यहाँ तो इस बेचारी के हालात देखकर कुछ और ही सामने आ रहा था। जैसे ही मेरी नज़र तनु के पेट पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई। मेरी तो आंखों में नमी आने लगी थी। वो तो सच में ही उम्मीद से थी। जब मैंने तनु को आवाज़ दी तो उसने घबरा कर पीछे देखा और बोली, दीदी आप यहाँ? मैंने कहा हाँ, तो क्या मैं नहीं आ सकती? तनु बोली, नहीं नहीं, आप क्यों नहीं आ सकती? फिर तनु मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गई और हाथ के पंखे से मुझे हवा करने लगी। वो कहने लगी कि यहाँ आप इस गर्मी में क्यों चली आई हैं? और मुझे तो लगा था कि आप भी समझ बैठी हैं कि मैं ही कसूरवार हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं उस घर के नौकर के साथ? मैंने हैरानी से उसके पेट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि फिर ये क्या है? वो हंस पड़ी और बोली, हाँ ये सच है कि मैंने इससे पहले भी 2 बच्चों को जन्म दिया है। मैं तो चौंक पड़ी। 15 साल की कुंवारी लड़की किन चक्करों में पड़ गई थी। तनु कहने लगी कि आप एक बार मेरी माँ की इस हालत पर नजर डालें। क्या आपको नहीं लगता मैं बहुत मजबूर भी हो सकती हूँ? मैं फिर से हैरान थी। उसकी अधूरी सी बातें ना जाने वो मुझे किस बात का इशारा देना चाह रही थी। मैंने कहा, मैंने सुना है कि तुमने घर के ही किसी नौकर के साथ ये पाप किया है। मेरी आंखों में हजारों सवाल थे। वो मेरी बात सुनकर बोली, हाँ हम गरीब और कर भी कह सकते हैं, हमें तो आदत है जुल्म सहने की, मगर सच्चाई आप जैसी लोग सह नहीं सकते। मुझे तो लगता था कि आप मेरे दुख में शामिल होने आई हैं, मगर आपके दिल में भी वही सब कुछ है। आखिर आप भी तो उन्हीं अमीरों का खून है। मैंने उसे रोता हुआ देखा तो कहा, तनु बात ये नहीं है, मैं यहाँ इस वजह से बिल्कुल नहीं आई थी कि तुम पर कोई इल्जाम लगाऊं, मगर मैंने जो सुना है उसकी हकीकत में तुमसे जानना चाहती हूँ। आप जानना चाहती है ना तो सब्र करें, वक्त और हालात आपको सब बता देंगे। अब ये सही वक्त नहीं है, क्योंकि हकीकत जानने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। आपको मेरी वजह से तकलीफ पहुंचे मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। आप तो जानती हैं हमारी दोस्ती मालिक और मालकिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो शुरू से ही आपको और मुझे दूर करना चाहते थे, मगर कुदरत ने हमारा साथ, हमारी दोस्ती इसी वजह से रखी होगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसकी आधी अधूरी बातें मुझे और परेशानी में डाल रही थी। मैं चुपचाप खामोशी से जाने लगी थी कि अचानक मुझे पीछे से एक जोरदार आवाज आई। मैंने पलटकर देखा तो मैं चीख पड़ी। तनु एकदम चकरा कर नीचे जमीन पर गिर पड़ी थी। वो दर्द से चिल्ला रही थी और फिर वो बेहोश हो गई थी। मैं भागकर उसके पास गई। तनु आंखें खोलो, मैं उसे पुकार रही थी, मगर उसे तो बिल्कुल भी होश नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी। मेरा दिल तो बहुत ही घबराने लगा था। उसकी बूढ़ी और बीमार माँ सोई हुई थी। मैं तनु को अस्पताल ले जाने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि अगर ये बात माँ बाबा तक पहुँच गई, मैं यहाँ आई थी तो वो मुझे जान से मार देंगे। तब अचानक मुझे सूरज याद आया। वही मेरा दोस्त था जो इस वक्त मेरी मदद के लिए आ सकता था। मैंने उसे कॉल मिलाई और उसे अस्पताल का पता दिया जहाँ मैं तनु को लेकर जा रही थी। जैसे ही मैं अस्पताल पहुंची उधर से आकाश भी आ गया। तब जाकर मुझे थोड़ा सुकून आया था। अब मैं अकेली नहीं थी। आकाश घबराते हुए पूछने लगा कि क्या बात है यूं अचानक, वो भी यहाँ इस अस्पताल में सब ठीक तो है ना? मैंने उसे आधी बात बता दी कि मेरी एक दोस्त है, उसकी हालत बहुत ही खराब है, उसे मुझे यहाँ लाना पड़ गया। तुम इस वक्त सब संभालो, बाकी मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगी। हम दोनों ने एक एक डॉक्टर के आगे हाथ पैर जोड़े, मगर सभी ने मना कर दिया था, क्योंकि तनु की हालत बहुत ही नाजुक थी और कोई डॉक्टर भी उसका केस लेने को तैयार नहीं था। सूरज ने फौरन ही वहाँ मौजूद अपनी जान पहचान के डॉक्टर को देखा तो उसने ऊपर वाले का धन्यवाद किया और उससे उसने फौरन बात की। उसने बहुत मुश्किल से ये केस लिया था, मगर उस डॉक्टर ने भी वही बताया था कि उसकी हालत बहुत ही नाजुक है, हमें फौरन उनका ऑपरेशन करना होगा। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं और आकाश तो डरने लगे थे। मैंने डरते हुए कहा, आप कैसे भी करके इस वक्त ये ऑपरेशन कर दें। वो कहने लगा, इस लड़की का पति कहाँ है जो इनके पेपर्स पर साइन करेगा? मैं तो फिर से चौंक पड़ी थी। अब इस बच्चे का बाप कहाँ से लाऊं? मगर उस वक्त आकाश ने बिना सोचे ही उन पेपर्स पर साइन कर दिए थे। हम दोनों के पास उस वक्त और कोई रास्ता नहीं था। हमें उस वक्त सिर्फ तनु की जान बचानी थी। तनु ने पहले भी ऑपरेशन से 2 बच्चों को जन्म दिया हुआ था और इस बार भी तनु ने अपनी जान पर खेलकर 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। मगर तनु की हालत बहुत ही नाजुक थी। वो बेचारी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी।
इसी बीच मैंने सूरज को सारी बात बता दी कि सालों पहले इस लड़की की माँ हमारे घर में नौकरी करती थी और फिर वो बीमार रहने लगी। तभी वो अपनी बेटी तनु को काम के लिए हमारे घर ले आई थी। माँ और बाबा भी उस पर तरस खाकर उसे पैसे दे दिया करते थे। दिन यूं ही गुजरते रहे। मेरी और तनु की अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम दोनों साथ ही मिलकर हंसी खुशी रहते थे और मैं भी कभी कभी उसे अपने घर रोक लिया करती थी। उसकी मासूम बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और फिर वो 15 साल की हुई और मैं 20 साल की हो गई थी। अब मैं अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देती थी। तनु से मेरी मुलाकात बहुत ही कम होती थी। अचानक उन्हीं दिनों मेरी माँ का रवैया तनु से बिल्कुल बदल गया था। अब वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ना ही उसकी मौजूदगी घर में बर्दाश्त करती थी। मगर तनु की माँ की बीमारी के बाद तनु उनकी जगह हमारे घर ही काम करने आने लगी थी। बाबा ने उसे अनुमति दी थी। माँ खामोश थी, मगर वो मुझे भी बार बार तनु से दूर रहने को कहती थी। और फिर तनु ने कुछ ऐसा काम किया कि सब कुछ बदल गया। वो बिना पति के ही प्रेग्नेंट हो गई थी। माँ ने उसे चरित्रहीन कहा और उसे घर से निकालने लगी। मगर फिर तनु के माफी मांगने पर बाबा ने उसे काम पर रख लिया था। माँ को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। माँ का रवैया अब तनु के साथ बहुत बुरा था। मगर फिर से 1 साल के बाद जब तनु को धक्के मार कर माँ ने घर से निकाला तो मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की। मगर मुझे बहुत हैरानी थी कि माँ ने पहले की तरह इस बार भी मुझे इस मामले से बिल्कुल अनजान रखा था। बाबा उन दिनों शहर से बाहर गए हुए थे, वरना वो होते तो कभी भी तनु पर ये जुल्म ना होने देते। इतनी देर में डॉक्टर आ चुका था। कहने लगा तनु को होश आ गया है। वो सबसे पहले किसी तान्या से मिलना चाहती है। मैं तनु से मिलने अंदर चली गई थी। अंदर जाते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो लड़की तनु, उसकी सांसें बुरी तरह फूल रही थी और हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उसे देखकर तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लग गया था। वो शायद अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। वो बस कुछ ही देर की मेहमान थी। मुझे तो डर लगने लगा था कि अब न जाने क्या होने वाला है। वो मुझसे बस इतना ही कह सकी थी कि मेरे बच्चों की रक्षा करना। वो व्यक्ति कौन था जिसने तनु के साथ इतना बड़ा जुल्म किया था और इतनी कम उम्र में उसे इस हालात तक पहुंचाया था। उन आखिरी पलों में मेरी और तनु के बीच जो कुछ बातचीत हुई थी उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। अब मुझे समझ आ रहा था बचपन से ही तनु के साथ मेरे घर में जो कुछ होता आया उसके पीछे क्या वजह थी। मैं तनु को तसल्ली देने लगी। मेरी आंखों में आंसू ही आंसू थे। मैंने कहा तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और बताओ वो तुम्हारे पहले वाले 2 जुड़वा बच्चे कहाँ हैं, जल्दी बताओ। तनु ने मुझे उस वक्त जो कुछ बताया मैं तो सदमे में आ गई थी। मेरी आंखों में आंसू थे और मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। फिर कुछ ही देर में तनु की आंखें बंद होने लगी थी। वो बुरी तरह सांस ले रही थी और देखते ही देखते वो हमेशा के लिए हम सबको छोड़ गई थी। मैं चीखती ही रह गई थी। वहां सभी डॉक्टर भागे चले आए थे। मैंने और सूरज ने जैसे तैसे करके तनु का अंतिम संस्कार का बंदोबस्त किया। और जब उसकी माँ को तनु की मौत का पता चला तो वो ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और वो भी इस दुनिया को छोड़ गई। सूरज और मैंने माँ और बेटी का अंतिम संस्कार करवा दिया। तनु की वो बातें मुझ पर कयामत ढा रही थी। मैंने सूरज को सारी बातें खोल खोल कर बता दी थी। अब वही एक इंसान था जो मेरी मदद कर सकता था और सच्चाई सामने ला सकता था। मैंने और सूरज ने मिलकर बहुत बड़ा प्लान बनाया और मीडिया में ये सब खबर आम कर दी कि हमारे शहर में एक 15 साल की नौकरानी के साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज हम सबको उठाना ही पड़ेगी, ताकि कभी भी किसी कम उम्र गरीब औरत के साथ ये जुल्म ना हो जो सालों से होता आ रहा है। और हम उस नौकरानी के गुनहगार को जल्द ही सख्त से सख्त सजा दिलवा कर रहेंगे और उसके साथ गुजरी ये जुल्म की दास्तान हम सरेआम करके दिखा देंगे। और फिर देखते ही देखते सब कुछ मीडिया पर तेजी से फैल गया था। मैं जैसे ही घर पहुंची तो सबसे पहले मुझे खबर मिली कि बाबा घर लौट आए हैं। मगर दूसरी तरफ मुझे खुशी की जगह अपने दोस्त के जाने का गम लगा हुआ था। मैंने सबसे पहले बाबा के कमरे में जाकर उनसे मिलने की कोशिश की। मैंने आज फिर माँ को बाबा से झगड़ते देखा था। जब माँ ने मीडिया का नाम लिया तो बाबा ने उन पर बहुत ही गुस्सा किया। आखिर वो दोनों किस बात को लेकर इतनी बहस कर रहे थे। मुझे देखते ही माँ बाबा खामोश हो गए थे और मुझे बाबा ने अपने गले से लगाया और खूब प्यार किया। मैंने दूसरे ही दिन सूरज को फोन किया और सबसे पहले मैं अपनी ताई जी के घर गई। वहां जाते ही मैंने ताई जी की बहू से मिलने की कोशिश की तो सभी हैरान थे कि ये आज अचानक इससे क्यों मिलने आ गई है। जब मैंने कहा कि मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है तो ताऊ जी और ताई जी ने मुझे उससे मिलने की अनुमति दे दी थी। और मैंने सूरज के साथ जैसे ही उससे मुलाकात की और तनु के दोनों जुड़वा बच्चों के बारे में सारी जानकारी ली, जो कि अब वो उसके पास रह रहे थे क्योंकि वो बांझ थी और उसने उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी ले ली थी। सूरज ने उसकी सारी ही रिकॉर्डिंग अपने पास सुरक्षित कर ली थी और हम दोनों उसकी अनुमति लेकर उसके बच्चों के खून के सैंपल लेकर वहां से चल पड़े थे।
उसके बाद हम जैसे ही अस्पताल पहुंचे तो वहाँ हमने पहले ही तनु के पैदा होने वाले बच्चों के खून के सैंपल अस्पताल वालों की अनुमति से ले लिए थे और उन सब के टेस्ट करवाए। अब इंतजार था तो सिर्फ उनकी रिपोर्ट मिलने का। और दूसरी तरफ मीडिया ने सभी चैनलों पर तनु और उसकी माँ के साथ हुए जुल्म की धूम मचा रखी थी और ये सब देखकर घर में माँ ने उधम मचा रखा था। माँ और बाबा ने गुस्से में घर के सारे ही नौकरों को नौकरी से निकाल दिया था। और फिर एक दिन हमारी मुलाकात हमारे इलाके के दर्जी से हुई। उनसे पूछताछ के बाद जो हकीकत हमारे सामने आई, अब सारा सच खुल के सामने आ गया था। दूसरी तरफ रिपोर्ट्स भी आने वाली थी जिससे ये साबित होने जा रहा था कि वो चारों बच्चे आपस में बहन भाई थे। पहले भी तनु ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था और अब भी उसने 2 जुड़वा बच्चों को ही जन्म दिया है। मगर जब हकीकत मीडिया के सामने लाते हुए मैंने खुद बयान दिया और सच्चाई खुद रोते हुए बताई कि मैं उस नौकरानी तनु की बहुत ही अच्छी दोस्त थी, वो मेरे साथ बचपन से ही रह रही थी, मगर उसकी माँ की बीमारी की वजह से वो बहुत ही परेशान थी और उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। जब इस बात का फायदा उठाकर सबसे पहले तनु की खूबसूरती के पीछे पागल हुए उस आदमी ने तनु की इज्जत लूटी और फिर अपना पाप छुपाने के लिए जबरदस्ती तनु को अपने ही घर में रखी। और जब उसने एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया तो बदनामी के डर से उस आदमी ने सारा इल्जाम उस लड़की और अपने ही घर के किसी नौकर के सर डाल दिया ताकि मामला रफा दफा हो जाए। और फिर उन बच्चों को अस्पताल से गायब करवाकर अपने ही किसी कजन को दे दिए। और जब फिर से वो लड़की उम्मीद से हुई, उस बीच वो आदमी शहर से बाहर गया हुआ था और इन सब बातों से बिल्कुल अनजान था। और जब वो वापस आया तो सारा मामला उसकी समझ से बाहर जा चुका था क्योंकि मीडिया पर खबर फैल चुकी थी और वो आदमी कोई और नहीं, मेरा ही अपना सगा बाप था जो पहले उस बच्ची के साथ पाप करता रहा और फिर इस पाप को छुपाने के लिए उसे अपने ही घर में नौकरी पर लगाए रखी। जब लड़की ने हिम्मत करके उस आदमी के खिलाफ आवाज उठाई तो उसने अपने ही घर के एक नौकर के साथ उस लड़की को बदनाम कर दिया और पत्नी के हाथों धक्के दिलवाकर उसे घर से निकलवा दिया। मेरा बाप तो गुनाहगार था ही, उसके साथ मेरी माँ भी बराबर की शामिल थी। वो ये हकीकत बहुत पहले ही जान गई थी, मगर उन्होंने अपने पति के पाप पर पर्दा डालने के लिए तनु बेचारी पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। मेरे बयान ने मीडिया को हिलाकर रख दिया था कि सगी बेटी ने खुद अपने बाप के खिलाफ बयान देकर सच्चाई से पर्दा उठाया और उस नौकरानी तनु के इस जुल्म के खिलाफ गवाही दी जो अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। उसके बाद पुलिस ने फौरन ही मेरे बाबा को गिरफ्तार कर लिया था। मेरी माँ मेरे सामने शर्मिंदगी से अपनी आंखें नहीं मिला पा रही थी और आज मुझे उस आदमी को अपना बाप कहते हुए भी शर्म आती है जो घर में सबके सामने तो तनु को बेटियों की तरह बुलाता और प्यार करता था और रात के अंधेरे में एक भेड़िए की शक्ल अपना लेता था। मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं सूरज के साथ शादी करके हमेशा के लिए उसके साथ चली गई थी। दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।